नमस्कार दोस्तों। मैं आज यह बताने के लिए आया हूँ कि विश्व किस तरह से टोटेलियन कंट्रोल के हाथों में जा रहा है और उन्होंने ऐसी व्यवस्था पूरे विश्व पे थोपी है कि हम चाह के भी उससे नहीं बच सकते। और इसके लिए जिम्मेदार सभी लोग हैं, समाज के लोग हैं, जिन्होंने अपना कंट्रोल अपने समाज के ऊपर से खो दिया, जिन्होंने अपना कंट्रोल शिक्षा के ऊपर से खो दिया, जिसने अपना कंट्रोल अपने भेजे हुए प्रतिनिधि, अपने चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर से खो दिया और अपना कंट्रोल स्वास्थ्य से खो दिया, अपना कंट्रोल उन्होंने कृषि से खो दिया। यानी कि सब कुछ हमने सौंप दिया पूंजीपतियों को, और पूंजीपति कभी भी आपकी भलाई नहीं कर सकते। वो हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, चाहे वो आपको जिंदा रख के हो या फिर आपको मार के हो। वैसे आप देख ही रहे हैं, आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो आपको अनुभव होगा। और जिस तरह से हमारे संसद में भेजे हुए लोग हमारे लिए, जनता के लिए, समाज के लिए काम न करके और ऊपर बैठे, शीर्ष पर बैठे पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, वह विषय चिंताजनक है। हमारे भारत के लगभग 60% संसाधनों पर सिर्फ 10 या 15 लोगों का अधिकार हो चुका है। यह बहुत ही चिंताजनक है। और समाज के लोगों में किस तरह से उसको अलग अलग तरीके से बांटा गया, बांट के उसको एक अलग ही रास्ते पर चला के, ताकि जो समाज में व्याप्त असली जो वजह है उसको छुपाने के लिए किस तरह से नए नए अलग अलग रंग के हमें चलचित्र दिखाए जाते हैं। मतलब कि जो असल मुद्दा है, जो असली चीज़ है, उसको छुपा के रखा जाता है और नकली चीज़ हमें दिखाया जाता है। तो एवरीथिंग बिकम आर्टिफिशियल नाउ, सो वी नीड कंप्लीट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सभी लोग जब तक जागृत नहीं होंगे तब तक ये नहीं आ सकती है। भारत एक सोने की चिड़िया थी और अभी भी बन सकती है, जब तक हम गांव को डेवलप नहीं करेंगे, गांव के लोगों को, गांव की बची हुई व्यवस्था को, वहाँ का सिस्टम को अगर हमने नहीं बचाया तो हमें और हमारे बच्चों को गुलामी के रास्ते जाने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि जो संसद में बैठे हुए हैं, वो हर एक तरह से लोगों को घेरना चाहते हैं। व्यवस्था इस तरह से बनाई जा रही है कि आप बिल्कुल ही स्वतंत्र नहीं है। आप किसी भी चीज़ का नाम ले लीजिए जो आपके हाथ में हो। जो पॉलिसीज़ हैं वो आपके लिए नहीं बनाए जाते, जो व्यवस्थाएं आती है वो आपके लिए नहीं आती है। हम तो सिर्फ यही सोच के खुश हैं कि हमारे यहाँ सड़क बन गया, हमारे यहाँ लाइट नहीं थी तो लाइट आ गई। तो क्या विकास की परिभाषा सिर्फ सड़क और लाइट, विद्युत से ही हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। अंग्रेजों के आने से पहले भारत किस तरह का था और समाज के लोग कैसे यहाँ पे रहते थे। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में राजतंत्र था। एक राजा थी जो एक प्रांत पे उनका शासन होता था, और ये बटे हुए थे। कुछ प्रांत किसी राजा के हिस्से में, कुछ प्रांत किसी राजा के हिस्से में था। इस तरह से पूरे एशिया महादेश लगभग इसी तरह से वहाँ पे बटा हुआ था। और वहाँ के राजा प्रजा का बिल्कुल ही अच्छे से ख्याल रखते थे हर एक तरह से, क्योंकि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती थी कि अपने प्रजा का ख्याल रखना। और लोग वहाँ पे खुश भी थे। सबको अपना जीविका चुनने का अधिकार था, सबको अपना धर्म चुनने का अधिकार था, सबको अपना वर्ण चुनने का अधिकार था।
उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। वैसे हमारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था और ये वर्ण जन्म जन्मांतर नहीं था, ये उनके कर्म के हिसाब से निर्धारित होता था। अगर हमने अपना प्रोफेशन व्यापार या व्यवसाय करना चुन लिया तो हम कायस्थ वर्ण या फिर जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो हम वैश्य की श्रेणी में आते थे। ये नहीं कि अगर मेरा बेटा, वैश्य का बेटा अगर वही काम कर रहा था, अगर उसको आगे पहुंचना है तो वो ब्राह्मण का कार्य करके वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता था। ये तो भ्रांतियां हैं जो किताबों के माध्यम से या फिर झूठे आधारों के माध्यम से समाज में फैलाया गया कि ये वर्ण व्यवस्था है जो समाज को विकृत करती है, मगर ऐसा नहीं था। सबका जो अपना अपना वर्ण, अपना अपना पेशा वो निर्धारित था। उनकी रोजगार की व्यवस्था उनके जन्म से पहले से ही लगभग तय थी। उनको किसी आईआईटी के कॉलेज में नहीं जाना पड़ता था कारपेंटरी का काम सीखने के लिए, इंजीनियरिंग का काम सीखने के लिए, क्योंकि घर ही उसका स्कूल था, घर ही उसका आईटीआई कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज था। अगर कोई कारपेंटर अपने, उसका जो खानदानी पेशा है वो व्यवसाय वही है, बढ़ई का काम, और उसके अपने बेटे को, अपने पोते को, अपने किसी भी रिलेटिव को काम सिखाना हो तो उसको फैमिली से ही वह शिक्षा दी जाती थी, ताकि वह अपना वंशानुगत काम आगे कर सके और अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपने फैमिली के लिए काम कर सके। तो इसी तरह से ये परंपरा चली आ रही थी और गांव में पूरी व्यवस्था थी कि हमारे गांव में एक कारपेंटर भी होगा, मतलब एक बढ़ई होगा, एक बर्तन बनाने के लिए कुम्हार होंगे, एक काम करने के लिए डोम भी होंगे। सारे धर्मों को, सारे धर्म तो एक ही था, हिंदू, सारे वर्ण को किस तरह से व्यवस्था दिया गया हमारे समाज में, हमारे पूर्वज ने पहले से ही व्यवस्था करके रखा हुआ था। अब राजनीतिक फायदा के लिए इनको किस तरह से एक दूसरे से बांटा गया, एक दूसरे से अलग कर दिया गया, समाज को पता ही नहीं चला। आज कुछ को निम्न वर्ग में बांट दिया गया, कुछ को उच्च वर्ग में बांट दिया गया, किसी को शोषित वर्ग में बांट दिया गया, किसी को वंचित वर्ग में बांट दिया गया, किसी को एससी, किसी को एसटी का लेबल लगा दिया गया। और यह लेबल क्यों लगाया? अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, ताकि वो जनता को बांट सकें, झूठे बहकावे में उनका मनोबल तोड़ सके। और आज यह व्यवस्था हो चुकी है कि हमारे गांव के, किसी भी गांव का लोग अपने रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं और उनका जो खानदानी पेशा था वो अभी कंपनी के हाथों में जा चुका है। अभी एक कहानी छोटा सा और सुना रहा हूँ। मैं जनेऊ करने के लिए मैं अपने गांव गया हुआ था, तो मेरे कारपेंटर भाई साहब जो अपने खानदानी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं अभी भी, अब उनका बेटा पोता क्या कर रहा है वो तो नहीं पता। तो वो वृद्ध व्यक्ति आए और बोले कि अरे हम जब तक हैं तब तक कर ले रहे हैं ये काम, वरना अब आज के ज़माने में कौन ये सब काम करता है, कौन घर आके लकड़ी काटता है और कौन खड़ाऊँ और पीढ़ा बना के आपको देगा। तो मैंने बोला कि ये तो आपने बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने अपने बेटे पोते को स्कूल में पढ़ाया नौकर बनने के लिए, पेशा करने के लिए तो नहीं बनाया कि बेटा आजा काम सीख ले, जो काम मैंने किया है वो काम मैं तुमको सिखाता हूँ और उसमें तुम्हें क्या अच्छा करना है वो तुम ढूंढ लो, उसमें से तुम्हें कैसे जीविकोपार्जन करना है वो तुम उसमें से निकाल लो। मगर नहीं, उनका लैंग्वेज ही अलग था। उन्होंने बोला कि अब हमारे बेटा पोता तो करने नहीं आएंगे। मैंने बोला कि हाँ, क्योंकि कारपोरेट कंपनी बैठे हुए हैं, तुम बस छोड़ो, वो तो यही राह देख रहे हैं कि तुम इस काम को छोड़ो ताकि वो इस काम का अधिग्रहण कर लें। आज आप देखेंगे कि मार्केट में हर एक चीज़ बनी बनाई आ रही है पहले से ही, चाहे वो चाइना से आ रही हो, चाहे किसी और देश से आ रहा हो, चाहे भारत में बन रहा हो। तो जो काम हमने छोड़ दिया वो सीधा कारपोरेट के हाथों में चला गया।
बस वो इंतज़ार कर रहे हैं। अभी स्थिति ऐसी है कि अगर आपको पूजा का सामान है तो पहले पूजा का सामान समाज के लोग द्वारा बनाया हुआ होता था। पंडित जी कुछ सामान बनाते थे, कुछ सामान कुम्हार बनाता था, कुछ सामान डोम बनाता था, कुछ सामान बढ़ई बनाते थे। मगर अभी आप कहीं पे दुकान में चले जाइए, मार्केट में आपको सारा कुछ एक ही शॉप में आपको मिल जाएगा, आप खरीद के घर में आ जाइए। तो व्यवस्था इस तरह से बनी कि अब उस पूजा के लिए इतने लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था वो सब खत्म हो गया। वो सब पूरे पूंजीवाद ने उसको हड़प लिया। तो अब तो ना उस डोम की आवश्यकता है, ना उस चमार की आवश्यकता है, ना उस बढ़ई की आवश्यकता है, ना उस किसान की आवश्यकता है। मैं आपको कृषि के बारे में बताऊं कि किस तरह से कृषि को ध्वस्त किया गया। हमें ब्रेन वॉश करके पढ़ाया जाता है कि हरित क्रांति आई, हरित क्रांति आने के बाद ही लोगों के पेट में भोजन जाने लगा। तो क्या इससे पहले लोग भूखे रहते थे? इससे पहले लोग क्या खाते थे? इतने हष्ट पुष्ट रहते थे और उनकी उम्र लगभग 100 साल 150 साल तक जीवित रहते थे। और अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गया, अभी संसाधन बढ़ गए, संसाधनों का दोहन हुआ और अभी हमारी उम्र 60 साल। तो हम ये सोचना है कि हम विकास की ओर जा रहे हैं या विनाश की ओर जा रहे हैं। तो चलिए, मैं रास्ते से भटक गया। तो पुराने ज़माने में ये होता था कि विनिमय प्रथा थी कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है वो आप ले लो, आपके पास जो एक्स्ट्रा है हम ले लेंगे, और इस तरह से लोग एक दूसरे का काम चलाते थे और समाज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट था। गांव के लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे। मतलब उनमें कोई वैसी कंपटीशन नहीं थी। कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं, ये कॉन्सेप्ट था। धीरे धीरे हमारे बच्चों के ऊपर ऐसी विचारधारा लाद दी गई कि तुम ही आगे बढ़ो, बाकी कोई नहीं है। तो सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। और लोग थे, राजाओं को टैक्स देते थे, और टैक्स के रूप में क्या देते थे? उनके खेत में जो उपजा, उनका जो सामान होता था, वही वो टैक्स के रूप में राजा को देते थे और राजा उसे स्वीकार करते थे। अगर कोई हाथ का कलाकार किया हुआ सामान है, हस्तकरघा का सामान है, तो राजा को उसी के रूप में टैक्स देता था। राजा उसको बेच के उससे स्वर्ण मुद्रा या फिर ताम्र मुद्रा, चांदी की मुद्रा से उसका दूसरे देशों से या दूसरे प्रांत से उसका विनिमय या उसका खरीद बिक्री का सौदा होता था, और वो सब राजकोष में जमा होता था। अब हम सुनते हैं कि राजा लोग दान किया करते थे। वो दान कहाँ से करते थे? वो उन्हीं लोगों से कलेक्ट किया हुआ, टैक्स के रूप में कलेक्ट किया हुआ संपत्ति होता था। जो राजकोष से अगर ज़्यादा होता था तो वो लोग दान कर देते थे, प्रजा के हित के लिए दान करते थे। हमने इतनी भ्रांतियाँ फैला दी कि राजतंत्र ऐसे होता है, राजतंत्र वैसे होता है। अब ये लोकतंत्र तो ऐसे दिख रहा है कि पूरा वन वर्ल्ड वन ऑर्डर के हिसाब से चल रहा है कि इस पूरे विश्व को कुछ 10 12 13 फैमिली ही कंट्रोल कर रहे हैं, इस तरह से दिख रहा है। तो अब सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी थिंकर इस तरह का विचार आपके सामने नहीं रखेगा। जितनी ज़्यादा डिग्रियां हैं लोगों के पास, उतनी ज़्यादा मानसिक गुलामी है। जितने पढ़े लिखे हैं लोग, उतने ज़्यादा गुलामी है। जितने बड़े पद पे बैठे हैं, उतनी और ज़्यादा गुलामी है। चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रोफेसर हो। और मीडिया वाले से तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं, जिसको लोकतंत्र का चौथा खंभा माना जाता है। वो तो सिर्फ दिन रात आपको वही दिखाएंगे जो उनको प्रोपेगेंडा के लिए मिला हुआ है, उनको उसके लिए पैसे मिले हुए हैं, वही आपको दिखाएंगे। और आप देखते रहिए, आपके बच्चे भी देखते रहेंगे, और उनकी जो माइंड प्रोग्रामिंग है इस तरह से होती रहेगी कि आप उससे कभी उबर नहीं पाएंगे। तो ये है अभी वैश्विक व्यवस्था। आपको कंट्रोल करने के लिए किस तरह से आपके हर एक क्षेत्र पे अधिकार किया जा रहा है, आप देख लीजिए और कोरिलेट करिए। अगर आप देखेंगे पिछले 50-60 वर्षों में किस तरह से जो चेंजेस हुआ है, 50-60 तो छोड़िए, 10-12 साल आगे पीछे ही देख लीजिए और पूरी तस्वीर को मिलाइए, तो आपको जो छवि मिलेगी, जो आपको नया तस्वीर मिलेगा, वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही विनाशकारी है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देख के आप सोचने को मजबूर होंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप में शेयर करिए,
ताकि लोगों के बीच जागृति आ सके कि किस तरह से विश्व सत्ता हम पे कंट्रोल करने पे लगी हुई है। तो और भी चर्चा होती रहेगी और दूसरे विषय में भी मैं बात करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।